हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी को 5 एपिसोड वाली सीरीज कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 56वां एपिसोड। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही और टीना सुबह सुबह जॉगिंग के लिए घर से निकली थी। जैसे ही दोनों एक पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए रुकी, तभी किसी ने उनको बेहोश कर दिया और गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। जैसे ही माही और टीना को होश आया, उन्होंने पाया कि वो दोनों एक अंधेरे और सुनसान कमरे में थे। उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए कमरे की घुटन भरी हवा में समा गई और उसने कोशिश कर रही थी। दोनों की पीठ पर कुर्सियों की कठोरता महसूस हो रही थी और उनके हाथ पैर कसकर रस्सियों से बांधे गए थे। उनके मुंह में जबरदस्ती ठूंसा हुआ रुमाल उन्हें कुछ भी बोलने से रोक रहा था। कमरे में चारों ओर एक भयावह सन्नाटा फैला हुआ था, जिससे केवल एक हल्की जलती हुई बल्ब की रोशनी आ रही थी। माही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वे किसी बहुत बड़े खतरे में आ गई थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी नजरों से टीना की ओर इशारा किया। माही चाहती थी कि टीना कुछ कोशिश करे, शायद रस्सी खोलने की या किसी तरह से बाहर निकलने की, लेकिन टीना भी उतनी ही असहाय थी। उसने आंखों में माही की ओर देखकर यह जताने की कोशिश की कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। दोनों एक दूसरे की हालात देखकर बेचैन थे। तभी अचानक धड़ाम की आवाज आई। कमरे का लोहे का दरवाजा जोर से खड़का और दरवाजा खुल गया। माही और टीना की नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे में से एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी अंदर दाखिल हो गया। उसकी कद काठी भारी थी और उसने काले रंग का पठानी सूट पहन रहा था। उसकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी और जैसे वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। उसकी आंखें गहरी और क्रूरता से भरी हुई थी और उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर कांप जाए। माही की धड़कनें और तेज हो गई। उसे यह एहसास होने लगा कि यह आदमी कोई मामूली शख्स तो नहीं है। वह उनके साथ कुछ भयानक करने का इरादा रखता था। उसका चेहरा देखकर माही के शरीर में एक सिरहन दौड़ गई, जैसे वो अंदर तक कांप गई हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और टीना भी अपने होठों के पीछे छिपे डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह आदमी कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक थी। उसने माही और टीना की ओर देखा, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को पकड़ लिया हो। अपने होठों पर एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान लिए, जो माही और टीना के दिलों को और अधिक ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा था। कमरे में घना सन्नाटा था और उस आदमी की मौजूदगी ने माहौल को और अधिक खतरनाक बना दिया था। उसकी नजरें जैसे ही माही पर पड़ी, उसने एक भयानक स्वर में कहा, अब तुम दोनों की जिंदगी तुम्हारे पति के हाथ में है। माही के चेहरे पर पसीने के बूंदे छलकने लगी। उसकी नजरें टीना की ओर गई, लेकिन दोनों ही कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। वो आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हर कदम उन्हें और भी ज्यादा डराने के लिए बहुत ज्यादा काफी था। माही और टीना दोनों अभी इस अनजान खतरे का सामना करने के लिए तैयार भी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। वो कौन था? उन्हें ऐसा क्यों अगवा कर लिया गया था? और ये अब उनके साथ आगे क्या करने वाला था? इन सवालों के जवाब जानने की बेचैनी उनके भीतर एक डरावनी बेचैनी पैदा कर रही थी। माही और टीना दोनों के जीवन में यह क्षण अब तक सबसे खतरनाक और डरावना था। इधर जब माही और टीना किडनैप हो गई थी, तो भी इस सबसे अनजान युवराज की आंखें घड़ी की ओर टिकी हुई थी। वह अपने ऑफिस में बैठा विदेशी डेलीगेट्स के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त था। यह मीटिंग कई महीनों की तैयारी के बाद हो रही थी, इसलिए उसका पूरा ध्यान इसी पर गया हुआ था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि माही और टीना किसी मुसीबत में फंस चुकी थी और उसके लिए एक सामान्य दिन था। सुबह उठना, तैयार होना और माही को जॉगिंग के लिए जाते हुए देखना। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युवराज ऑफिस पहुंचते ही अपनी मीटिंग की तैयारियों में लग गया। इधर पार्क में माही और टीना का अपहरण हो चुका था। वहां एक आदमी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने आसपास खड़े कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन वो नंबर लगातार बंद आ रहा था। गुस्से में उसने फोन को झटकते हुए खुद से कहा, माही मैडम का नंबर क्यों बंद आ रहा है? कहाँ चली गई ये दोनों? अभी अभी तो यही एक्सरसाइज कर रही थी। अब यह सवाल था कि आदमी कौन था। माही और टीना ने इसका क्या रिश्ता था और वो उन्हें इतनी बेताबी से क्यों ढूंढ रहा था? क्या माही और टीना पर कोई और भी खतरा मंडरा रहा था? वो आदमी और भी ज्यादा बेताबी से उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसने मोबाइल में उन दोनों की फोटो निकाल ली और आसपास के लोगों से पूछने लगा, आपने इन लड़कियों को कहीं देखा क्या? वो किसी से सवाल कर रहा था कि तभी पास में एक खड़ी औरत ने कहा, अरे हाँ, अभी तो मैंने इन्हें देखा था। ये अभी एक गाड़ी में बैठकर गई है।
उस आदमी ने उत्सुकता से उस औरत की देखा और जल्दी से पूछा, हाँ जी जी आंटी, क्या 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 देखा आपने? औरत ने जवाब दिया, कुछ समय पहले तो ये दोनों यही एक्सरसाइज कर रही थी, तभी कुछ आदमी आए और उन्हें जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए थे। ये सुनते ही उस आदमी के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि माही का बॉडीगार्ड शहजाद था, और जिसे युवराज ने माही की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। लेकिन उस शहजाद की लापरवाही के कारण माही और टीना का अपहरण हो चुका था, और उसे इसकी भनक तक नहीं लगी थी। शहजाद डर के मारे कांप रहा था। उसका माथा पूरा पसीने से भीग चुका था। कांपते हाथों से उसने तुरंत युवराज का नंबर डायल किया और सोचने लगा, मैं युवराज सर को कैसे खबर दूं? वो तो मेरी जान ही निकाल लेंगे, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ही, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने कॉल किया, युवराज ने फोन नहीं उठाया। शहजाद लगातार कॉल करता रहा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। अब उसके दिमाग में और भी अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। युवराज सर कॉल क्यों नहीं उठा रहे? कहीं वो भी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? शहजाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पल भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत युवराज के ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। बिना वक्त गवाए वह कार की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वह अंदर घुसा और कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन की गरजती आवाज के साथ गाड़ी स्टार्ट हुई और उसने एक्सीलेटर दबा दिया। वो खुद ही बड़बड़ाते हुए गाड़ी दौड़ाते हुए सोच रहा था, मुझे जल्दी से मालिक के पास पहुंचना होगा। अगर उन्हें समय पर नहीं बताया तो मैडम को कुछ भी हो सकता है। गाड़ी तेजी से खाली सड़कों पर दौड़ रही थी। हर लाल बत्ती उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वो किसी भी हाल में देरी नहीं करना चाहता था। अचानक जैसे वो मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने लाइट्स की कतार थी और गाड़ियां की लंबी लाइन और एक जबरदस्त ट्रैफिक जाम। उसने झुंझलाते हुए कहा, अरे ये क्या? नहीं, अब ये नहीं हो सकता। ये ट्रैफिक जाम कहां से आ गया? वो कार के हॉर्न पर हाथ रखे बैठा रहा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। सायरन लगातार बज रहे थे। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में परेशान बैठे थे। कहीं आगे एक ट्रक खड़ा था, जिससे बाकी सारी गाड़ियां रुक गई थी। उसने बेसब्री से फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा, नेटवर्क कब आएगा? फोन कब लगेगा? उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक तरफ ट्रैफिक जाम था, दूसरी तरफ मालिक तक पहुंचने की जिम्मेदारी, और तीसरी तरफ मैडम की जान खतरे में थी। वक्त फिसल रहा था, और अगर उसने जल्दी से कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो सकती थी। उसकी नजर इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे सड़क के किनारे एक पतली सी गली दिखाई दी, जो शहर के मुख्य मार्ग से होकर आगे तक जाती थी। अगर मैं इस रास्ते से निकलूं तो शायद ट्रैफिक से बच सकता हूँ, उसने मन ही मन बुदबुदाया। बिना कुछ सोचे उसने स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी को उस संकरी गली में मोड़ दिया। सड़क कच्ची थी और जगह जगह गड्ढे थे, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। गाड़ी उछलती कूदती उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। शहजाद हर झटके को नजरअंदाज करता हुआ सिर्फ एक्सीलेटर दबाए जा रहा था। कुछ दूरी के बाद गली एक खुली सड़क पर जाकर मिल गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार मैं निकल ही गया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वो कुछ भी करके जल्दी से जल्दी युवराज को सारी बातें बता देना चाहता था। इधर युवराज अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग में व्यस्त था। यह मीटिंग विदेशी डेलीगेट्स के साथ थी, जो भारत में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते थे। युवराज कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा अपने विदेशी प्रतिनिधियों के साथ व्यापारिक योजना पर चर्चा कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ न कुछ जो गड़बड़ जरूर है, युवराज ने अपने आप में ही कहा। उसका मन अशांत था। वो बार बार अनजाने डर से घिर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। तभी लंदन के खास मीटिंग के लिए आए मिस्टर जेम्स ने युवराज की बेचैनी भांप ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक मिस्टर सिंघानिया, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस डील। यह सुनकर युवराज अचानक होश में आ गया और उसने तुरंत जवाब दिया, नो नो मिस्टर जेम्स, आई एम अ लिटिल टायर्ड। आई एम रियली ग्लैड टू यू आर हेयर। युवराज की बात सुनकर जेम्स भी शांति से बैठ गए और फिर मीटिंग सही दिशा में आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट बाद में दोनों पक्षों ने डील पर सहमति जताई और सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। लेकिन इसी बीच माही और टीना किसी अज्ञात खतरे से भी घिरी हुई थी, और शहजाद हर हाल में युवराज तक खबर पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ था। मीटिंग अपने अंतिम चरण में थी। तभी दरवाजे पर तेजी से किसी के कदमों की आहट गूंजी। ये आवाज ऑफिस में शांत माहौल को किसी भूचाल की तरह थी। दरवाजा झटके से खुला और एक व्यक्ति हांफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। युवराज का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड शहजाद था। उसकी हालात देखकर साफ लग रहा था कि कुछ गंभीर घटित हुआ है। उसने अंदर जाते ही कहा, साहब, साहब। युवराज की भौहें तन गई। वो उसे घूरते हुए बोला, हाँ शहजाद, क्या हुआ? आराम से बोलो, क्या हो गया है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें तो माही के साथ रहना चाहिए था ना। शहजाद ने जल्दी से पास पड़ी पानी की बोतल उठाई और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, वो वो माही मैडम और उनकी बहन, वो दोनों गायब हो गई हैं। क्या करेगा अब युवराज? क्या युवराज बचा पाएगा माही और टीना को? क्या शहजाद को वो कोई सजा तो नहीं देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अपनी बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपने 1000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 130 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर जरूर से जरूर पूरे करवा दीजिए। उसके बाद हम एक नई कहानी और शुरू करने जा रहे हैं। जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, हम नई कहानी के अनाउंसमेंट उसी दिन से करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर जरूर से जरूर पूरा करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। दोस्तों, 57वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज का भरोसेमंद आदमी शहजाद, उसकी हालात देखकर साफ पता लग रहा था कि कुछ गंभीर घटित हुआ है। उसने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर जाते ही उसने कहा, साहब, साहब। वो कांपती आवाज में बिल्कुल घिर गया था। युवराज की भौहें तन गई। वो उसे घूरते हुए बोला, आराम से बोलो शहजाद, क्या हो गया है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो माही के साथ रहना चाहिए था ना। शहजाद ने जल्दी से पड़ी पानी की बोतल उठाई और एक ही घूंट में पानी पी गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो वो माही मैडम और उनकी बहन दोनों गायब हो गई। युवराज एक झटके में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में क्रोध और चिंता दोनों उभर आई। उसने शहजाद का कॉलर पकड़ लिया और दांत भींचते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा शहजाद? गायब हो गई? तुम कहाँ थे? तो फिर ऐसा हुआ क्या है? शहजाद की आवाज लड़खड़ा गई। साहब, माही मैडम और टीना मैडम रोज की तरह पार्क में एक्सरसाइज कर रही थी। मैं दूर से उन पर नजर रख रहा था। फिर मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गया, और जब मैं वापस आया तो वो दोनों वहां पर नहीं थी। उसने कांपती आवाज में आगे कहा, मैंने वहां खड़े लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें जबरदस्ती एक गाड़ी में डालकर वहां से लेकर गए थे। युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसका दिमाग घूमने लगा। ये सब सुनकर उसका खून खोल उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और तेजी से टेबल पर मुक्का मारा। तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। अगर माही को कुछ हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। शहजाद सिर झुकाए खड़ा था। उसे पता था कि वह अपनी ड्यूटी से चूक गया था। अब युवराज के गुस्से से बच नहीं सकता। युवराज ने तेजी से अपने ऑफिस में रखी घंटी बजाई। चंद्रमोहन, जो उसका सबसे विश्वसनीय सेक्रेटरी था, वो तुरंत अंदर आ गया। जी सर, चंदन ने कहा। युवराज ने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की और बोला, चंदन, माही और टीना का अपहरण हो गया है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तुम अभी उसी पार्क में जाओ और पता करो कि ये सब किसने किया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाओ। मुझे एक एक मिनट की जानकारी चाहिए। चंदन की आंखें चौड़ी हो गई। सर, मैं तुरंत निकलता हूँ। ये क्या कर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। अब युवराज अकेला खड़ा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे कि ये सब किसने किया होगा। क्या ये किसी दुश्मन का काम था या किसी बिजनेस लेवल की सजा थी? उसे याद आया कि उसके तो दुश्मन भी बहुत थे। बिजनेस की दुनिया में उसकी सफलता ने बहुतों को जलाया था। कई बड़े लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वो हमेशा एक कदम आगे रहता था। लेकिन यह हमला व्यक्तिगत था। यह सीधा सीधा वार उसके दिल पर गया था। माही उसकी जान थी और उसे कुछ भी हो जाए, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। युवराज ने तेजी से अपना फोन उठाया और अपने कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों को कॉल किया। उसने आदेश दिया कि पूरे शहर में माही और टीना को ढूंढा जाए। कोई भी कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसकी आंखों में अब केवल एक ही चीज थी, वो था गुस्सा। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी और वो इसे हर हाल में जीतने के लिए तैयार था। इधर माही भी उस आदमी को पहचान गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि शहर का कुख्यात गुंडा दीपक भाई था। माही को याद आया कि कुछ दिन पहले भी उसने इस आदमी के बारे में न्यूज में देखा था। ये आदमी पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी खौफनाक मुस्कान माही की रूह को कपा गई थी, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर हावी भी नहीं होने दिया। दीपक भाई ने अपने फोन में से किसी का नंबर डायल किया और थोड़ी देर बात करने के बाद फोन कट कर दिया। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। माही और टीना डर से सहम गई। दीपक भाई ने माही की ओर झुककर कहा, अगर तुम्हारे पति ने मेरा काम नहीं किया तो तुम दोनों बहनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद उसने माही के मुंह से कपड़ा हटा दिया और बोला, अब मैं तुम्हारे पति को कॉल करने जा रहा हूं और तुम्हें उसे मेरे काम को पूरा करने के लिए कहना होगा।
माही ने घृणा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, मैं तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूं और न ही तुम्हारी बात मानने वाली हूं। माही की बात सुनते ही दीपक भाई ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। माही के गाल पर लाल निशान उभर आया और उसके होठों से खून रिसने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने दृढ़ता से कहा, चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। दीपक भाई को और गुस्सा आ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, देखता हूं तुम मेरी बात कैसे नहीं मानती। ये कहते हुए उसने टीना की तरफ बढ़ते हुए उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। टीना दर्द से करहा उठी। माही ने जब देखा कि उसकी वजह से उसकी बहन खतरे में पड़ गई है, तो वो चिल्लाई, रुको, रुको, मैं तुम्हारी सब बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। दीपक भाई ने कुटिल मुस्कान के साथ माही की ओर देखा और बोला, बस अब आई तुम्हें अकल। अब अपने पति से कहो कि वो एक जो नया सरकारी टेंडर लेने की कोशिश कर रहा है, उसे वापस से ले ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। माही ने सिर झुकाकर सहमति में सिर हिला दिया। उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे संयम रखना होगा। तभी उधर चंदन तेजी से युवराज के ऑफिस में पहुंचा। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी जिसमें पार्क में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी। उसने घबराते हुए कहा, सर, मैंने पार्क के आसपास के सभी कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर ली। आपको इसे तुरंत देखना चाहिए। युवराज ने बिना समय गवाए लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई और फुटेज देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ने लगी। जैसे उसने वीडियो में देखा कि माही और टीना को जबरदस्ती एक एसयूवी में डाला जा रहा है, उसका खून खोल उठा। उसे भी ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा नजर आ रहा था। युवराज ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बींच ली। युवराज ने बिना देरी किए अपने सबसे भरोसेमंद आदमी वसीम को कॉल लगा दिया। वसीम, जो उसका दोस्त भी था, वसीम जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक खौफनाक नाम था, तुरंत फोन उठाता है और उसने कहा, हुक्म करो, कैसे हो ब्रदर। वसीम ने जवाब दिया, मुझे इसकी लोकेशन चाहिए। मैं आपके पास एक वीडियो भेज रहा हूं अभी के अभी। युवराज ने हुक्म देते हुए कहा। वसीम ने एक पल के लिए देरी नहीं की और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए दीपक भाई के लोकेशन ट्रेस करने लगा। कुछ ही मिनटों में वो फिर से युवराज को कॉल करता है। ब्रदर, इस वक्त ये मुंबई के ईस्ट साइड की एक सुनसान फैक्ट्री में है। वहीं उसने माही और टीना को कैद कर रखा है। युवराज ने अपनी कार की चाबी उठाई और बिना कुछ कहे सीधे बाहर निकल पड़ा। उधर वसीम और उसके आदमी भी फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े थे। युवराज अपनी कार में बैठा गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। माही को कुछ नहीं होना चाहिए, उसने खुद से ही कहा। फैक्ट्री पहुंचते ही वसीम और उसके आदमी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फैक्ट्री की पुरानी दीवारों के पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी। वसीम के आदमियों ने दीपक भाई के गुंडों पर हमला बोल दिया था। इन सबसे अनजान अंदर दीपक भाई ने अपनी शातिर मुस्कान के साथ फोन निकाला और किसी को कॉल करने ही वाला था कि अचानक बाहर से जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा जोर से टूटा और दीपक के आदमी दर्द से चीखने लगे। धूल के गुब्बार के बीच एक मजबूत और गुस्से से भरी नजरों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि युवराज था, जिसने अपनी पत्नी और साली को बचाने के लिए मौत से भी टकराने की ठान ली थी। युवराज के साथ उसके खास आदमी भी थे, जो एक एक करके दीपक के गुंडों को गिराने लगे। चारों ओर मारपीट का माहौल था। कई लातों से हमला कर रहा था तो कोई घूसों से। युवराज का गुस्सा उसके हर वार में दिख रहा था। उसने एक गुंडे को पकड़कर दीवार से दे मारा, जिससे दीवार में दरारें पड़ गई और इसी बीच युवराज के आदमियों ने माही और टीना को खोल दिया। तभी दीपक ने मौका देखकर माही को पकड़ लिया और उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी। कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे उड़ा दूंगा, दीपक ने गुस्से में कहा। युवराज के कदम थम गए। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। माही को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, युवराज ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। दीपक ने ठहाका लगाकर हंसा और माही की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन युवराज पर वो भरोसा भी करती थी। तभी पीछे से टीना ने हिम्मत जुटाई और दीपक के हाथ को झटके से पकड़ लिया। अचानक हुए हमले से दीपक असंतुलित हो गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए माही झटके से झुकी और खुद को छुड़ाने लगी। तभी इसी बीच दीपक ने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया। गोले चलने की आवाज तेज उसमें गूंज उठी और सभी सन रह गए। माही को लगा कि गोली टीना को लग गई है, लेकिन भाग्य ने उसका साथ दिया। गोली उनके बीच से निकलकर दीवार में जा लगी। इससे पहले कि दीपक दोबारा संभल पाता, युवराज ने बिजली की गति से आगे बढ़कर उसकी कलाई को पकड़ लिया और बंदूक को दूर फेंक दिया। फिर एक जोरदार घूंसा दीपक के चेहरे पर पड़ा। दीपक लड़खड़ा गया, लेकिन उसने फिर से हमला करने की कोशिश की। युवराज ने इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। दीपक चीख उठा और तभी युवराज ने उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहा,
अगर आज के बाद मेरी बीवी या साली के पास भी दिखे तो जिंदा नहीं बचेगा। दीपक करहाता हुआ जमीन पर पड़ा था। युवराज ने वसीम को इशारा किया और कहा, इसको और इसके सभी आदमियों को बंदी बना लो और पता करो कि ये सब किसने और किसके कहने पर किया है। युवराज की बात सुनते ही वसीम भाई और उसके आदमियों ने दीपक और उसके आदमियों को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर जाने लगे। लेकिन इस सब से टीना घबरा गई थी। वो भागते हुए युवराज के और माही के पास आई और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। टीना की बात मानते ही युवराज उसे और माही को लेकर वहां से निकल गया और सिंघानिया हाउस के तरफ निकल गया। माही तब से ही युवराज की तरफ गुस्से में देखे जा रही थी। घर के अंदर जाते ही टीना अपने रूम में चली गई और माही और युवराज अपने रूम में चले गए। युवराज और माही अपने कमरे में पहुंचे। माही का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और लगातार युवराज को घूर रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। युवराज ने माही को और देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ माही, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? माही की सहनशक्ति अब जवाब दे चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं पता है क्या हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान खतरे में थी और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि सब ठीक हो गया है। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात, मैं आपसे बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। क्या माही को गुस्से से ठंडा कर पाएगा युवराज? क्या युवराज मना पाएगा माही को? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अपने जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरे करवा दीजिए, जिससे हम अगली कहानी भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही शुरू कर देंगे। अगली कहानी में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर है लव, रोमांस और सबसे ज्यादा फाइट, क्राइम, बिजनेस की बातें। तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए और जल्दी से जल्दी सुने अपनी अगली कहानी। दोस्तों, 58वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। घर पर आने के बाद माही युवराज से नाराज हो गई थी। वो उसे गुस्सा थी कि उसकी वजह से उसकी बहन और उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। युवराज ने गहरी सांस ली और प्यार से माही के करीब आया। माही, मैं जानता हूं कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी और टीना की सुरक्षा को हल्के में लूंगा? माही ने अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, यही तो समस्या है युवराज। तुम्हारे दुश्मन हमारे जीवन में जहर घोल रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर खड़ी हूँ, लेकिन अगर मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं सहन नहीं कर सकती। युवराज ने माही को थोड़े से हल्का सा छुआ और उसे अपनी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप था और वो बोला, माही, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हें मुझे पर भरोसा रखना ही होगा। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पलकों के नीचे छुपे आंसू अब छलकने को बेताब थी। युवराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगने लगता है कि कहीं ये प्यार हमें बर्बाद न कर दे। युवराज ने माही को अपने पास खींच लिया। उसने माही की कमर में अपनी बाहें डाल दी, उसे मजबूती से थाम लिया और बोला, माही, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। माही ने युवराज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्यार की एक अटूट चमक थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। युवराज, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? उसने धीरे से कहा। युवराज हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो माही। तुम्हारी हंसी मेरी खुशियों की वजह है और तुम्हारी उदासी मेरे लिए सजा के समान है। इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। माही ने अपने हाथ से युवराज के चेहरे पर रख दिए और धीरे से मुस्कुरा दी। बोली, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी हूं तो तुम भी मेरी दुनिया हो युवराज। लेकिन मुझसे वादा करो कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे मेरा परिवार खतरे में पड़ जाए। युवराज ने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बोला, मैं वादा करता हूँ माही, अब कोई भी तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं हूं। माही और युवराज एक दूसरे को देख रहे थे। उनके बीच का प्यार उनकी आंखों में झलक रहा था। युवराज ने धीरे से माही को अपने ओर खींच लिया और उसके माथे पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाहों में समा गई। कमरे में अब सिर्फ दो दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। माही ने युवराज की बाहों में अपना सारे डर और गम भुला दिए थे। उसने अब तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो युवराज का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। युवराज ने भी मन ही मन कसम खा ली कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। युवराज ने धीरे से माही की कमर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ा और कान में फुसफुसाया, अब बस करो माही, बहुत लड़ाई हो चुकी। अब तुम्हारे होठों पर सिर्फ मुस्कान होनी चाहिए। माही हल्के से हंसी और बोली, लेकिन अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आराम करने जाना है।
युवराज शरारत से मैं मुस्कुराया। अकेला छोड़ दूं? अरे इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ? माही ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा। युवराज। युवराज ने हंसते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया और बोला, अब तो हम साथ में रहेंगे माही। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और तुम मुझसे दूर जाने की बात क्यों कर रही हो? कमरे में एक गहरी शांति छा गई। युवराज और माही के बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी, बस प्यार था जो हर मुश्किल को मात देने के लिए तैयार था। इधर जब युवराज और माही के बीच रोमांस चल रहा था, तब दूसरी ओर टीना अपने कमरे में अलग ही तनाव में बैठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झट से अपना मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही सेकंड में फोन की दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। हाँ टीना, बताओ क्या हुआ? टीना ने हड़बड़ी मचाते हुए बोला, युवराज ने तुम्हारे उस दीपक भाई को और उसके आदमियों को पकड़ लिया है। वो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने सब किसके कहने पर किया। अगर उन्होंने सच उगल दिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। फोन के दूसरी ओर कोई और नहीं बल्कि अंजलि कपूर थी। अंजलि ने ठंडी आवाज में कहा, शांत हो जाओ टीना। तुम अंजलि कपूर के साथ मिलकर काम कर रही हो। मैं ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करती। दीपक अपना आदमी है और किसी का नाम नहीं लेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टीना अभी भी घबराई हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें यह सिर्फ बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि मेरा इन सब में नाम नहीं आना चाहिए। अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो इसमें मैं शामिल थी, तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंजलि ने हंसते हुए जवाब दिया। टीना, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। तुम खुद सोचो, दीपक अगर पकड़ा भी गया तो क्या होगा? उसे हमारे पैसों की जरूरत है। वो हमें धोखा नहीं देगा। तुम बस शांत रहो और किसी को शक मत होने दो। टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर कोई सच्चाई तक पहुंच गया तो? अंजलि की आवाज सख्त हो गई और उसने कहा, अगर कोई सच्चाई तक पहुंच भी गया तो भी हमें उससे पहले ही कदम उठाना होगा। अब एक काम करो, बिल्कुल नॉर्मल रहो। कोई शक न करे कि तुम भी इसमें शामिल हो। और हाँ, माही युवराज के करीब मत जाना, खासकर तब वे इस मामले की तहकीकात कर रहे हो तब। अंजलि की बात सुनकर टीना थोड़ी शांत तो हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी डर से कांप रही थी। अंजलि ने फोन काट दिया और टीना के दिमाग में केवल यही चल रहा था, मैंने ये क्या कर दिया? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो यह अंदाजा भी नहीं कि दीपक पकड़ा जाएगा। अगर सबके सामने मेरा नाम आ गया तो मैं युवराज को हमेशा के लिए खो दूंगी। उसके अपने माथे पर हाथ मारा और खुद से बुदबुदाई, अब मुझे कुछ करना होगा। मैं किसी भी कीमत पर खुद को बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उधर कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। रात के इस पहर में चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। बस हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हल्का हिला रही थी। माही और युवराज कमरे में एक दूसरे के भेद करीब खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, मानो वो दोनों ही एक दूसरे में समा जाना चाहते हो। माही के चेहरे पर हल्की गुलाबी आभा थी और उसकी आंखें कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लग रहा था कि जैसे युवराज को भी सुनाई दे रही होंगी। युवराज ने माही की ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका और बहुत धीमे से पूछा, डर लग रहा है? माही ने नजरें झुका ली। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? युवराज ने आवाज में एक अजीब सा जादू था, जिसे सुनते ही माही का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। युवराज ने अपनी उंगलियां माही के चेहरे पर फिराई। उसकी उंगलियों का स्पर्श माही के रोंगटे खड़े कर रहा था। उसने धीरे से अपने हाथों में माही के बालों को पीछे किया और उसके चेहरे पर अपनी हथेलियों में भर ली। माही की सांसें तेज हो गई। उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। तुम्हें नहीं पता माही, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। युवराज ने धीमे से कहा और अपने होठ माही के माथे पर रख दिए। माही की आंखें बंद हो गई। उसने खुद को पूरी तरह से युवराज के हवाले कर दिया था। युवराज ने अपने होठों से माही के गालों को हल्के से छुआ। माही ने अपनी बाहें युवराज के गले में डाल दी। उसका पूरा शरीर गर्मी से भर गया था। युवराज की उंगलियां उसकी पीठ पर धीरे धीरे फिसल रही थी। यह स्पर्श इतना कोमल था कि माही को महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी सपने में हो। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता माही, युवराज ने उसके कान में कहा, और जैसे एक अनकहा वादा हो। माही ने धीमे से युवराज की ओर देखा और उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर था। उसने अपनी नर्म हथेलियों से युवराज का चेहरा थामा और धीमे से कहा, मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी युवराज, तुम मेरी दुनिया हो। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ माही की बातों को सुना और उसे अपनी बाहों में कस लिया। वो महसूस कर सकता था कि माही का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था।
उसके होठ अब माही की नरम हथेलियों पर थे और फिर उसकी गर्दन पर उतर आए माही ने अपनी आंखें मूंद ली। कमरे में केवल उनकी धड़कनों की आवाज थी। हवा में प्यार की एक अनकही मिठास घुल चुकी थी। ये रात सिर्फ उनकी ही थी। युवराज ने अब माही के होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर धीरे धीरे दोनों बेड पर पहुंच गए। माही ने पूरी तरह अपने आप को युवराज को सौंप दिया और दोनों की तेज सांसें, प्यार की महक पूरे रूम में गूंज रही थी। धीरे धीरे दोनों की आंखें भारी होने लगी। माही ने अपना सिर युवराज के कंधे पर टिका लिया और युवराज ने अपनी बाहों में उसे समेट लिया। दोनों प्यार भरी बातों के बीच कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। रात के अंधेरे में उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उनके बीच प्यार इतना गहरा था कि हर मुश्किल का सामना करने के लिए वो दोनों तैयार थे। यह रात उनके लिए उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई थी। दूसरी तरफ दिल्ली में भी हल्की हल्की बारिश के कारण ठंडक बढ़ रही थी, लेकिन आदित्य के मन में एक तूफान सा चल रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बिस्तर पर बैठा हुआ था, हाथ में अपनी माँ सोनिया की तस्वीर लिए तस्वीर को निहारते हुए उसकी आंखों से आंसू भर आ रहे थे। उसे अपनी माँ की यादें बेचैन कर रही थी। वो प्यार भरी झिड़कियां, समझने समझाने का तरीका और गर्मजोशी से गले लगाना, आज वो सब सिर्फ यादें बनकर रह गई थी। वहां पर शिवानी भी आ गई थी। शिवानी ने उसके कमरे में आई और आदित्य के पास आकर बैठ गई। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आदित्य, कब तक ऐसे गम मनाते रहोगे? अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और वो फिर फूट फूट कर रोने लगा। शिवानी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। आदित्य, आंटी भी तुम्हें इस हालत में देखकर कभी खुश नहीं होंगी। अब संभाल लो खुद को। लेकिन आदित्य के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने झटके से शिवानी को गले लगा लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। शिवानी के शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई थी। शिवानी कॉलेज के समय से ही आदित्य को पसंद करती थी, लेकिन सबको पता था कि आदित्य सिर्फ टीना को चाहता था। इसलिए शिवानी ने कभी भी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। लेकिन जब उसे पता चला कि टीना और आदित्य अब अलग हो गए हैं, तो उसके मन में एक उम्मीद सी जग गई थी। वो किसी भी तरह से आदित्य के करीब आना चाहती थी। क्या होगा आगे? क्या शिवानी आदित्य के करीब आ पाएगी? क्या आदित्य के दिल में शिवानी अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? क्या आदित्य किसी और को टीना की जगह देगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 59वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। शिवानी आदित्य के करीब आ गई थी। वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि कुछ भी करके अब वो आदित्य को पा ही लेगी। लेकिन तभी रूपाली कमरे में आ गई। वो आदित्य के लिए खाना लेकर आई थी। उसे अंदर आता देखकर शिवानी और आदित्य झट से अलग हो गई और शिवानी चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। रूपाली ने खाना मेज पर रखते हुए कहा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद आदित्य की बड़ी बहन रीना भी कमरे में आई और प्यार से उसे खाना खिलाने लगी। आदित्य ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, दीदी, आपने रूपाली को मेरे पीछे ऐसे लगा दिया है कि हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। दोपहर में ठीक 2 बजे खाना लेकर आ जाती है और रात को 9 बजने भी नहीं देती। डिनर भी ले आती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी अस्पताल में भर्ती हूँ। रीना ने उसे घूरते हुए कहा, वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है आदित्य। माँ के जाने बाद वो लोग जो शोक मनाते हैं और मैं उसमें व्यस्त रहती हूँ, तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? आदित्य ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, आप जानती हैं ना कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मुझे किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं। रूपाली जो दरवाजे पर खड़ी थी, वो ये सुन रही थी और सुनते ही वो अंदर से टूट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसने जब सुना कि आदित्य उसे केयर टेकर की इज्जत दे रहा है, तो उसे सहन नहीं हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या गलत किया है कि जो आदित्य उससे इतनी नफरत करता है। रीना ने आदित्य को समझाते हुए कहा, आदित्य वो केयर टेकर नहीं, वो मेरी ननंद है और बचपन से तुम उसे जानते हो। घर में उसका आना जाना भी रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे सामने कोई चुड़ैल खड़ी कर दी हो। आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे हर वक्त इसका आगे पीछे घूमना अच्छा नहीं लगता। कितना सुन चुका हूं, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। भगवान जाने क्या मजबूरी है इसकी। आदित्य की बात सुनकर रूपाली के दिल को बहुत चोट पहुंची। आदित्य और रीना इस बात से अनजान थे कि रूपाली गेट के पीछे से उनकी बातें सुन रही थी। रीना ने गुस्से में कहा, आदित्य, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो तुम? वो चली जाएगी वापस। आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, आप जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से भेज दीजिए, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। रीना ने नाराजगी जताते हुए कहा, तुम क्यों जाओगे यहाँ से? ये तुम्हारा घर है। अजनबी
तो नहीं हो? आई हूं तो मैं इस घर में आई हूं, मैं ही चली जाती हूँ। आदित्य ने शांत होने की कोशिश करते हुए कहा, दीदी मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप इन लड़कियों को नहीं जानती, सब के सब धोखेबाज हैं। आदित्य की बात सुनकर रूपाली गेट के पीछे से लगातार रोए जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह आदित्य उससे इतना चिढ़ता ही क्यों है। आदित्य ने अपनी जारी बात रखते हुए कहा, धोखेबाज है सब, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। मुझे इन सब से नफरत है, मुझे अब किसी पर कोई भरोसा नहीं। रीना उसके दिल का दर्द समझ रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे अंदर टीना ने बहुत जहर घोल दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना आदित्य, हर लड़की टीना जैसी नहीं होती। आदित्य ने गुस्से में कहा, दीदी क्यों नाम लेती हो उसका? आप जानती हो कि मैं उससे नफरत करता हूँ, और उसके नाम से भी। अगली बार मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना, मैं उससे नफरत करता हूँ। ये कहते हुए गुस्से में उठकर कमरे से बाहर चला गया। रूपाली जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसकी हर बात सुन रही थी। उसके दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द उठ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि आदित्य अभी दुख में है। उसने ठान लिया कि वो धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बनाएगी, लेकिन क्या वो आदित्य उसे कभी समझ पाएगा? अगली सुबह का सूरज उसके प्यार में एक नया मोड़ लेने वाला था। क्या टीना की जलन उसके रिश्ते पर असर डालेगी? युवराज की आंखें सुबह सबसे पहले खुली। युवराज की नजरें माही पर पड़ी, जो उसके पास बिल्कुल मासूमियत भरी नींद में सोई हुई थी। माही के चेहरे पर फैली शांति और उसकी प्यारी मुस्कान युवराज के दिल को छू गई। उसे माही को जगाने का मन नहीं हुआ, और वो धीरे से उठा ताकि उसकी नींद में कोई खलल न पड़े। कितनी प्यारी लगती है, युवराज ने मन ही मन कहा। माही के माथे पर हल्का सा किस करके वो किचन की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि सुबह सुबह एक कप ताजा चाय माही को बहुत पसंद है, लेकिन जैसे वो किचन में पहुंचा, वहां का नजारा देखकर वो चौंक गया। टीना पहले ही वहां खड़ी थी और वो किचन काउंटर पर झुकी हुई कॉफी बना रही थी। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज ने मुस्कुराते हुए पूछा। टीना ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जीजू मैं अपनी कॉफी बना रही थी, आप भी लेंगे क्या? युवराज ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, इतनी सुबह सुबह तुम क्यों तकलीफ करती हो? सबरा को बोल दिया करो, वहां तुम्हें तुम्हारे कमरे में वो कॉफी दे देगी। मैं भी अपने लिए और माही के लिए चाय बनने ही वाला था। युवराज की बात सुनकर टीना के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी जलन की छाया आ गई। उसे माही के लिए युवराज की चिंता सहन नहीं हो रही थी, लेकिन उसे अपनी जलन को छिपाते हुए बोली, जीजू मुझे किसी और के हाथ की कॉफी पसंद नहीं। मैं अपनी कॉफी खुद ही बनाती हूँ, और वैसे भी जब मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आपकी कॉफी भी बना देती हूँ, और माही के लिए चाय का बोल देती हूँ सबरा को। युवराज ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। टीना कॉफी बनाने में व्यस्त हो गई और युवराज पास खड़े उसे हल्के फुल्की बातें करने लगा। वैसे तुम इतनी सुबह कैसे उठ जाती हो? युवराज ने टीना से पूछा। टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आदत हो गई है जल्दी उठने की, वैसे भी सुबह की शांति मुझे पसंद है। परंतु उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। टीना को यह बात चुभ रही थी कि युवराज की हर बात माही के आसपास ही घूम रही है। कितनी खुशकिस्मत है माही, उसने मन ही मन सोचा। युवराज जैसा इंसान उसे इतना प्यार करता है, लेकिन मैं यहाँ क्यों पीछे रह गई? कॉफी और चाय तैयार होते ही युवराज ने कप उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया टीना, मैं इसे माही के साथ एंजॉय करता हूँ, तुम अपनी कॉफी का आनंद लो। टीना ने जब यह सुना तो सिर से हिलाकर रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर जलन की आग और तेज हो गई। युवराज अपने कमरे में वापस आ गया और माही अब भी गहरी नींद में थी। वो कप्स को साइड में रखकर टेबल पर रखते हुए उसके पास बैठ गया। माही के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और जिन्हें उसने प्यार से हटाया। फिर उसने माही के माथे पर हल्का सा किस किया और धीमे स्वर में बोला, माही उठो, सुबह हो गई है, सुबह की चाय तैयार है। माही ने करवट बदलते हुए कहा, थोड़ी देर तो और सोने दो युवराज, बहुत मीठी नींद आ रही है। युवराज ने हंसते हुए कहा, चाय ठंडी हो जाएगी मेरी रानी, उठो वरना मुझे तुम्हें उठाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। माही ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी चाय दोनों मुझे सुबह उठाने के लिए काफी है। युवराज ने उसे कप पकड़ा दिया और पास बैठते हुए बोला, चाय पीते हुए मुझे देखते रहो, शायद चाय और मीठी हो जाए। चाय पीते हुए माही ने युवराज से पूछा, तुम्हें इतनी सुबह उठने की क्या सूझी? मुझे सोने देते और आप भी आराम करते। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें सोते हुए देखकर लगा कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, और मुझे लगा कि सुबह की शुरुआत तुम्हारी प्यारी मुस्कान के साथ होनी चाहिए। माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसा पति तो हर किसी को नहीं मिलता। सच में मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ।
युवराज ने प्यार भरी आवाज में कहा। और मैं खुद को सबसे बड़ा खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ मिला है। दोनों एक दूसरे की आंखों में फिर से खो गए। चाय खत्म हुई, उन्हें पता भी नहीं चला। बातों के इस सिलसिले में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। माही ने कहा, अब हमें तैयार होना चाहिए, नहीं तो तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। तुम नहा लो और मैं तुम्हारे लिए कपड़े प्रेस करती हूँ। युवराज ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अभी नहीं माही, थोड़ा और तुम्हारे साथ इस पल को जी लेना चाहता हूँ। माही ने उसकी ओर प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे साथ हर पल मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब बहुत हो गया है। दोनों एक दूसरे के साथ सुबह बिताई और उसके रिश्ते को और भी मजबूत करने वाली सुबह थी। उनकी ये सुबह उनके प्यार को गहराई को और ज्यादा गहरे में और जोड़ती गई। उसके बाद युवराज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। घर से तो वो ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन वो सीधा वसीम भाई के अड्डे पर पहुंच गया। वहां वसीम भाई ने दीपक भाई और उसके आदमियों को बंदी बना रखा था। युवराज दीपक भाई से पूछना चाहता था कि किसके कहने पर उसने माई और टीना को किडनैप किया था, लेकिन दीपक भाई अपने उसूलों का पक्का था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि उसने सिर्फ पैसों के लालच में माही और टीना का किडनैप किया। उसने किसी का नाम भी नहीं बताया। युवराज और वसीम भाई ने हर तरीके से उसे तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उसे धमकाया, डराया और ज्यादा से ज्यादा जोर भी दिया, लेकिन दीपक भाई चुप्पी साधे रहा। वसीम के आदमियों ने उसे रस्सियों से बांध रखा था। दीपक भाई की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बयान से टस से मस भी नहीं हुआ। युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने एक जलती हुई सिगरेट उठाई और दीपक भाई के हाथ पर दाग दी। दर्द से चीख उसकी निकल गई, लेकिन फिर भी उसने किसी का नाम नहीं लिया। देख दीपक, हम तुझे मारना नहीं चाहते, बस इतना बता दे कि तुझे पैसे किसने दिए थे, युवराज ने गुस्से में कहा। दीपक भाई ने अपने दांत भींचते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैंने सिर्फ पैसों के लिए किया, किसी के कहने पर नहीं। युवराज ने वसीम की ओर देखा और इशारा किया। वसीम के आदमियों ने दीपक के नाखून तक उखाड़ दिए, लेकिन वो फिर भी नहीं टूटा। वसीम भाई ने युवराज से कहा, युवराज ये बहुत जिद्दी आदमी है, हमें किसी और तरीके से इसका सच उगलवाना पड़ेगा। युवराज ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये ऐसे नहीं बोलेगा तो हमें इसकी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करना होगा। पता करो इसकी बीवी और बच्चे कहाँ रहते हैं। वसीम के आदमी तुरंत जानकारी इकट्ठा करने लगे। कुछ ही देर के बाद खबर आई कि दीपक की बीवी और बच्चे शहर के एक अपार्टमेंट में रहते हैं। युवराज ने ठंडे स्वर में कहा, अब देखते हैं बोलता है कि नहीं। वसीम ने अपने आदमियों को इशारा किया और कुछ ही मिनटों में एक वीडियो कॉल स्क्रीन पर आ गई। वीडियो में दीपक की बीवी और बच्चे डर के मारे कोने में दुबके हुए थे और वसीम के आदमी उनके पास खड़े थे। दीपक, अब भी सोच लो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारे अपनों को भी भुगतना पड़ेगा, युवराज ने सख्त लहजे में कहा। दीपक की आंखों में डर झलकने लगा, लेकिन उसने अब भी कुछ नहीं कहा। उधर से आवाज आई, पापा, पापा हमें बचा लीजिए, दीपक के बेटे ने रोते हुए कहा। यह सुनते ही दीपक का हौसला टूटने लगा। उसने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, ठीक ठीक है, बताता हूँ। कौन है वो?" युवराज ने तुरंत पूछा। दीपक भाई, जो कपूर परिवार का वफादार था, उसने बैकअप के लिए युवराज का दुश्मन मुकुल से इस काम के लिए पैसे लिए थे। जो टाइम आने पर पैर तो वो मुकुल का नाम ले ले और अंजलि का नाम लेने से बच सके। उसने ऐसा ही किया कि मुकुल का नाम ले लिया, दीपक ने हिचकिचाते हुए कहा। वो वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही परिवार का सदस्य है। युवराज की आंखों में हैरानी और गुस्से का मिश्रण था। उसने कहा, साफ साफ बता, उसका नाम क्या है? दीपक ने कांपते हुए कहा, मुकुल, तुम्हारा चचेरा भाई मुकुल। उसी ने मुझे पैसे देकर ये सब करने को कहा था। युवराज ये सुनते ही क्रोध से लाल हो गया और उसके अपने परिवार ने ही उसके खिलाफ साजिश रच दी थी। अब मेरी बारी है, युवराज ने दांत भींचते हुए कहा। यह बहुत ही दिलचस्प और तनावपूर्ण मोड़ था। युवराज के परिवार का सदस्य मुकुल, जो पहले ही उसे देखकर जलता था, अब अपनी साजिश में उतना ही गहरा हो चुका था। दीपक ने चुपके से मुकुल का नाम ले लिया, जिससे युवराज को उसकी उम्मीदों पर बहुत बड़ा धोखा मिला। यह पूरी स्थिति युवराज के लिए बहुत भारी हो गई, क्योंकि वह पूरी अपने खून के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गया। युवराज का गुस्सा और दर्द दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे, और मुकुल के खिलाफ उसकी अगला कदम होगा क्या, ये अब सवाल बन गया है। क्या करेगा युवराज मुकुल के खिलाफ? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी को। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपनी इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवा दीजिए 1-2 दिन में। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे, हम अपनी नई कहानी को अनाउंसमेंट करेंगे और नई कहानी भी आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ।
तो जल्दी से जल्दी आज अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। और आपको 5 एपिसोड वाली सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों 60वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मुकुल का नाम सुनकर युवराज गुस्से में आ गया था। मुकुल की साजिश ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। अपने ही परिवार का सदस्य का विश्वासघात उसे सहन नहीं हो रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और तेज कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। वसीम और उसके आदमी अब भी दीपक को घूर रहे थे, लेकिन युवराज अब वहां पर और नहीं रुक सकता था। जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे। उसे पता था कि अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठा लिया तो मुकुल सतर्क हो सकता है, इसलिए उसे अब यह खेल बहुत ही सोच समझकर खेलना था। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने सेक्रेटरी चंद्र को बुलाया और चंदन, जो युवराज का सबसे भरोसेमंद आदमी था, जिसके साथ उसने कई सालों तक काम किया था, उसने कहा, चंदन, मुझे मुकुल पर नजर रखनी है। उसके हर मूवमेंट की जानकारी चाहिए। चंदन ने सिर हिलाया और पूछा, सर, मुकुल इन दिनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसने हाल ही में एक बड़ी बिल्डिंग की नींव रखी है। क्या हमें वहां से कुछ जानकारी निकालनी चाहिए? युवराज ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे उसके बिजनेस डील्स, लेन देन सब कुछ जानना है। देखना है कि उसने बिल्डिंग किन पैसों से बनाई है। चंदन तुरंत काम पर लग गया और उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को मुकुल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। मुकुल एक महत्वाकांक्षी इंसान था, लेकिन साथ ही चालाक भी था। वो हमेशा युवराज की सफलता से जलता था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। जब उसने देखा कि युवराज शहर में एक नई पहचान बना रहा था तो उसने उसके मन में जलन और भी बढ़ गई। उसने कई बार सोचा कि वो कैसे युवराज को बर्बाद कर सकता है, और यही कारण है कि उसने दीपक को पैसे देकर माही के अगवा करने का प्लान बनाया था। लेकिन मुकुल को यह अंदाजा नहीं था कि युवराज इतनी जल्दी से सच तक पहुंच जाएगा। चंदन, जो कुछ दिनों में मुकुल की बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल ली, उसने युवराज को रिपोर्ट दी कि मुकुल ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग एक संदिग्ध स्रोत से ली थी। युवराज ने फिर कहा, ठीक है, इसे पता करो। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था और हवाओं में हल्की ठंडक थी। युवराज ऑफिस में थका हुआ घर के लिए लौट गया। जैसे उसने घर का दरवाजा खोला, माही दरवाजे पर ही खड़ी थी। हाथ में उसका पसंदीदा ग्रीन टी का कप। आ गए आप? दिन कैसा रहा आपका? माही ने मुस्कुराते हुए पूछा। युवराज ने अपना बैग एक और रखते हुए कहा, दिन तो बस तुम्हारे बिना अधूरा लगता है, लेकिन अब अच्छा हो गया है क्योंकि मैं घर आ गया हूँ। माही ये सुनकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी गर्मजोशी थी जो युवराज की सारी थकान मिटा देती थी। आप फ्रेश हो जाइए, जब तक मैं डिनर लगा देती हूँ, माही ने कहा। युवराज ने उसकी ओर प्यार से देखा और बाथरूम की ओर चला गया। उधर माही किचन में जाकर खाने की आखिरी तैयारियां करने लगी। वो ध्यान से सब कुछ चेक कर रही थी। सूप गर्म था, सलाद ताजा था और चपातियां नरम। डाइनिंग टेबल पहले से सजाई जा चुकी थी। सफेद टेबल क्लॉथ पर फूलों का एक छोटा गुलदस्ता भी रखा हुआ था। ये माही की आदत थी कि वो हर चीज को खास बनाने की कोशिश करती थी। कुछ ही देर में युवराज फ्रेश होकर आ गया। उसने हल्के नीले रंग की टी शर्ट और पजामा पहन रखा था। जैसे वो डाइनिंग टेबल पर आया, माही ने कुर्सी खींच दी और उसे बैठने का इशारा किया। अरे वाह, आज तो माहौल कुछ ज्यादा ही खास लग रहा है, युवराज ने मजाकिया लहजे में कहा। खास तो आप हैं ही, माहौल तो बस आपके लिए है, माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टीना, जो थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे से बाहर निकली थी, वो ऊपर से सब देख रही थी। उसे माही और युवराज की नजदीकियां खटक रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और वो भी नीचे आकर उनके साथ शामिल हो गई। तीनों ने खाना शुरू किया। माही और युवराज के बीच एक गहरी समझदारी थी। दोनों के बीच प्यार भरी बातें चल रही थी जो टीना को और परेशान कर रही थी। डिनर के दौरान युवराज ने माही से कहा, माही, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें और टीना को किडनैप करवाने के पीछे हाथ किसका था। युवराज की बात सुनते ही टीना के होश उड़ गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं युवराज को सच्चाई पता तो नहीं चल गई कि किडनैपिंग के पीछे उसका और अंजलि का हाथ था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी माही ने पूछा, बताओ ना, बताओ कौन था। इससे पहले कि युवराज माही के सवाल पर जवाब देती, उसकी नजर टीना पर पड़ी। उसने टीना की हालात देखते हुए कहा, अरे टीना, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? युवराज का सवाल सुनकर टीना और भी ज्यादा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और उसने कहा, वो मैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। युवराज ने उसे सहज करते हुए कहा, जब तक मैं हूं टीना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसने माही की तरफ देखते हुए आगे कहा, इस सब के पीछे वो नालायक मुकुल है। मुकुल का नाम सुनते ही माही हैरान हो गई।
लेकिन टीना की घबराहट अचानक खत्म हो गई। उसने अपना पसीना पोंछा और पूछा, ये मुकुल कौन है? मुकुल के नाम सुनते ही माही ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुकुल इनके चाचा का लड़का है। टीना ने यह सुनते ही चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, ये अंजलि कितनी चालाक है। बड़ी आसानी से उसने मुकुल को फंसा दिया और खुद पूरे झमेले से निकल गई। मैं ऐसे ही घबरा रही थी। टीना को ऐसे सोच में डूबा हुआ देखकर युवराज ने पूछा, क्या सोच रही हो टीना? टीना ने डरने का नाटक करते हुए कहा, जीजू मेरे सामने उस घटना के बारे में बात मत किया करो, मुझे डर लगता है। ये कहते हुए वह दिखाना चाह रही थी कि इस घटना का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। तीनों ने अपना खाना खत्म किया। डिनर खत्म होते ही माही ने सबरा से कहा, सबरा टेबल साफ कर दो और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर वो धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर टीना डाइनिंग एरिया के बाहर निकलकर ठंडी हवा में टहलने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का एक तेज तूफान चल रहा था। युवराज स्टडी रूम में चला गया था। टीना ने अपना मोबाइल निकाला और अंजलि को फोन किया। जैसे ही अंजलि ने फोन उठाया, टीना ने घबराहट भरे स्वर में कहा, अंजलि, बड़ी मुश्किल से बची हूँ। मुझे लगा कि युवराज को सब कुछ पता चल गया है। अंजलि की आवाज में ठहराव था। उसने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। दीपक मेरा खास आदमी है और तुम्हारा नाम कभी नहीं लेगा। टीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मुकुल को फंसाकर हम क्या हासिल करेंगे? अगर कभी उसे सच्चाई का पता चल गया तो? अंजलि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम बस शांत रहो और अपने ऊपर काबू रखो। मुकुल को हम धीरे धीरे मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। जब वो शक के घेरे में रहेगा तो कोई हम पर ध्यान नहीं देगा। टीना अब भी असमंजस में थी, लेकिन अंजलि की चालाकी पर उसे पूरा भरोसा अब हो गया था। अंजलि ने आगे कहा, अब तुम्हें माही को भड़काना है कि युवराज की वजह से तुम भी परेशानी में फंस गई। अगर कुछ हो जाता तो? टीना उसकी बात समझ गई कि उसे आगे क्या करना है। माही इस चक्कर में युवराज से लड़ेगी और दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएगी। तुरंत ही टीना माही के कमरे में चली गई और रोने लग गई। वो माही को यह दिखाना चाहती थी कि उस किडनैपिंग की वजह से वो बुरी तरह से डर गई है और यह सब सिर्फ युवराज की वजह से हुआ है। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर माही ने पूछा, क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो? टीना ने सिसकते सिसकते जवाब दिया, मुझे डर लग रहा है। मैं अभी नीचे आंगन में टहल रही थी। मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई देख रहा है और फिर मुझे किडनैप कर लेगा। माही ने उसे गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा ऐसा, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। डरो मत, मैं हूं ना। माही अपनी छोटी बहन को ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकती थी। उसे टीना की हालात देखकर बुरा लग रहा था। टीना ने अपना नाटक जारी रखते हुए आगे कहा, यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि युवराज जीजू की वजह से हुआ है। मम्मी पापा ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था कि मैं यहाँ पर सेफ रह सकूं, लेकिन यहाँ आकर तो मैं और भी ज्यादा खतरे में फंस गई हूँ। माही भी टीना की बात सुनकर कुछ सोचने लगी। उसने ऐसे सोच में डूबा हुआ देखकर टीना अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी और अपना प्लान कामयाब होता देखकर खुश होने लगी। टीना की बातों ने माही को अंदर से झकझोर दिया। उसे लगा कि जैसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार है। अब उसे यह डर सताने लगा कि कहीं उसकी वजह से टीना की जान को खतरा ना हो जाए। हालांकि माही ने बार बार खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन टीना के शब्द उसके दिल में चुभ गए। टीना ने जब ये कहा कि मम्मी पापा को जब ये पता चलेगा कि तुम और जीजो की वजह से मेरी जान खतरे में थी, तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, तो माही की आंखों में एक शंका आ गई। वो सोचने लगी कि क्या सच में उसकी और युवराज की मौजूदगी में टीना को इस खतरे में डाल दिया। क्या वो कुछ गलत कर रही थी? माही ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ टीना का डर है, लेकिन उसे फिर भी अंदर में एक डर महसूस हो रहा था। मैं अपने परिवार को किसी हालात में दुखी नहीं होने दूंगी। उसने मन ही मन तय किया। वो टीना की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसकी बातों ने माही को इतना परेशान कर दिया कि वो खुद को शांत करने के लिए समय लेने लगी। जब माही थोड़ी देर के लिए शांत हुई, तो वो अपनी आंखों में घबराहट के लिए कमरे के बाहर निकल गई। उसे जैसे लगा कि उसने अपनी बहन के लिए सही किया था, लेकिन वो क्या सच में सही था, और उसे ये सोचने के लिए और समय चाहिए था। टीना का नाटक अब काम कर चुका था। माही को शांति देने की बजाय उसने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। माही ये सोच रही थी कि उसे इस समय अपनी बहन के लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पा रही थी। क्या ये सच में मेरी गलती थी? माही की आंखों में उलझन थी। टीना अपने कमरे में चली गई। माही ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और कमरे की शांति में माही ने खुद से ही सवाल पूछे, क्या मुझे युवराज से इस बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन फिर वो सोचने लगी कि अगर उसने युवराज को बता दिया तो कहीं वही भी उसके खिलाफ ना हो जाए। माही ये सोच रही थी, तभी युवराज अपने स्टडी रूम में अपना काम खत्म करके गेट की तरफ आ ही रहा था।
उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे उसकी नजर माही पर पड़ी, उसने देखा कि वो गुस्से में बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा शून्य था। युवराज को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वो समझ गया कि माही कुछ परेशान थी। क्या हुआ माही? युवराज ने धीरे से पूछा। माही ने चुपचाप सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कभी भी किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बाहर नहीं आने दिया और बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। युवराज ने उसे अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। तुम जानती हो माही, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाता। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी। बताओ क्या बात है? माही ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अब सब सच को छिपाना सही नहीं होगा। वो चुप रही, लेकिन युवराज की निगाहों में एक गहरी सजीवता थी जो माही को और भी कमजोर बना रही थी। क्या होगा आगे? क्या माही युवराज को टीना की सारी बातें बता देगी कि टीना क्या सोच रही है? क्या माही और युवराज के बीच फिर से दूरी आएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवाने में हमारी हेल्प जरूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना।